हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आ गए हैं हम अपनी सेकंड वीडियो में जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली हम अपने फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, जो कि हमारे रिसेंट वीडियो से शुरू हो चुका है, जहां पर हमने कार्बन की इंट्रोडक्शन को समझा था, उसकी नेक्स्ट वीडियो को जिसका मेन एम है केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना, लेकर आ चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग केमिकल बॉन्डिंग को समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे और फिर फर्दर उनके टाइप्स की भी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यस, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बॉन्डिंग क्या है। अब तक हमने अपनी रीसेंट वीडियो से, हमने अपने पिछले चैप्टर्स से ये बात समझ ली थी कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं? ये खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। खुद की स्टेबिलिटी के लिए, खुद के ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए सभी एटम्स और एलिमेंट जो है बॉन्डिंग करते हैं। अब इनमें से कुछ एटम्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जो बॉन्डिंग बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या? ये एक तरीके की फोर्स है जो एलिमेंट्स को बांध कर रख रही है, जो एलिमेंट्स को कंबाइन करके रख रही है, जिसकी वजह से एलिमेंट रीअरेंज होकर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। मींस ये एक तरीके की फोर्स है जो क्या कर रही है? कंबाइन करवा रही है हमारे एटम्स को या हमारे एलिमेंट्स को। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स और एटम को जो कंबाइन करवाने के लिए फोर्स लगाई जा रही है, उसी फोर्स का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। और बेसिकली आप सभी जानते हैं, हमने अपनी रिसेंट वीडियो से ये समझा है, हमने अपनी पिछली वीडियो से ये समझा है कि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसी स्टेबिलिटी के कारण सभी के सभी एटम और एलिमेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। और बॉन्डिंग शो करके वो सिर्फ कर क्या रहे हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं या अपने ड्यूप्लेट को पूरा कर रहे हैं। अब ये ऑक्टेट क्या है, ये ड्यूप्लेट क्या है? जब किसी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, उसको ऑक्टेट कहते हैं, और जब किसी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, उसको ड्यूप्लेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को और दे दे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने पर हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर दिया। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि हमारे एक्सटर्नल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, उसको हम ऑक्टेट कह देते हैं, और जब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, उसको हम ड्यूप्लेट कह देते हैं। बेसिकली ड्यूप्लेट का हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एग्जांपल है जो अपनी ड्यूप्लेट को पूरा करता है। इसके बाद जितने भी एटम्स हैं वो सभी के सभी ऑक्टेट को पूरा करते हैं। तो हर एक एटम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है? अपने ऑक्टेट और ड्यूप्लेट को कंप्लीट करता है। इसी ऑक्टेट और ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हर एक एटम बॉन्डिंग का सहारा लेता है। और बॉन्डिंग क्या करवाती है? बाय द हेल्प ऑफ फोर्स वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स लेकर के या फिर शेयर करके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा देती है। इसी वजह से हमारी एटम्स के अंदर, हमारी केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से सभी एटम, सभी एलिमेंट बॉन्डिंग करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब अगर इस बॉन्डिंग की बात करूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। बॉन्डिंग क्या है? ये एक तरीके की फोर्स है जो कंबाइन करके रखती है एटम्स को, एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है? हमारे एटम और एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एटम और एलिमेंट अपनी स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं। तो अगर बॉन्डिंग की बात करी जाए तो ये वह फोर्स है जिसके अकॉर्डिंग एटम और एलिमेंट कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनाएंगे और खुद को स्टेबल करेंगे। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग।
और केमिकल बॉन्डिंग की अगर आप बात करें तो बेसिकली आपकी जो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप्स की है। इनमें फर्स्ट टाइप क्या आता है हमारा आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अभी हम इन्हें तीनों को ही डीपली स्टडी करेंगे। तो आयनिक बॉन्डिंग फर्स्ट टाइप आता है जिसमें हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करवा रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं और इसी बॉन्डिंग को हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसके अंदर सिर्फ एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहां पर तो दोनों एटम शेयर कर रहे हैं, आधा इलेक्ट्रॉन मेरा और आधा इलेक्ट्रॉन सामने वाले का। यहां दोनों एटम म्यूचुअली शेयरिंग कर रहे हैं, पर यहां पर बस एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे को दे देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है। दैट मीन्स हमारे पास 10th क्लास के लेवल पे जो केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्डिंग, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग से, जो कि क्या है आयनिक बॉन्डिंग। तो अगर बात करी जाए आयनिक बॉन्डिंग की, तो आयनिक बॉन्डिंग बच्चे होती क्या है? बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। सर अब हमें पहचान तो है ही नहीं मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो अगर मैं पहचान बताऊं तो मेटल हमेशा अपनी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। मैंने क्या कहा? मेटल बेसिकली अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और जो नॉन मेटल होंगे वो अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। पर वहां सोडियम भी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या? 11। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल के अंदर 1। वही बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मेटल हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा और नॉन मेटल हमेशा 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। दैट मीन्स जो बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच होती है उस बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर हमारे पास मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन दे देने की, और नॉन मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेने की। तो अब मेटल क्या कर रहा है? मेटल के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं जिसकी वजह से नॉन मेटल क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, अपने इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट रूल फॉलो करा जा रहा है। दैट मीन्स हमारे यहां पर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मीन्स आयनिक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। एक डेफिनेशन तो क्या आई थी कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है? ये बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। एंड सेकेंड बात क्या आ रही है कि इस बॉन्डिंग के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर होगा, फुल ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल की तरफ। देखिए सोडियम क्या है? एग्जांपल लिया NaCl का। सोडियम क्या है? मेटल है हमारे पास में। कैसे मेटल है? मैंने अभी अभी पहचान बताई कि मेटल के आउटर मोस्ट में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, और नॉन मेटल कौन होगा? जिसके आउटर मोस्ट के अंदर आपको 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो मेटल सोडियम है, तो चेक करें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
सेकंड में 8, लास्ट में देखना है ना, लास्ट में कितना है 1 है हमारे मेटल में। क्लोरीन को चेक करिए 17 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में कितना 7। दैट मीन्स हमारे मेटल्स क्या कर रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को देंगे। क्या कहा गया, मेटल के पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब इसने क्या करा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, अब ये यहां से गायब हो जाएगा, ये शेल यहां से खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही शेल खत्म होगी तो फर्स्ट भी फुल भरी पड़ी है, ड्यूप्लेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, सेकंड भी फुल भरी पड़ी है, ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे पड़े हैं, थर्ड तो खत्म ही हो चुकी है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसका ड्यूप्लेट पूरा था, उसका ऑक्टेट पूरा था। अब जो ये लास्ट है, इस लास्ट के अंदर भी जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7 और 1 मिलकर के 8 बन जाएंगे, तो इधर भी क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यस, बिल्कुल पूरा हो गया। दैट मीन्स सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na पॉजिटिव बनाया, क्लोरीन ने उस 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl नेगेटिव बनाया। मींस एक पॉजिटिव तैयार हुआ, एक नेगेटिव तैयार हुआ, और इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, और चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मीन्स हमारे 2 चार्जेस के बीच में, हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन तो बनना ही बनना है। तो जैसे ही अट्रैक्शन बना, जिस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, ये मिलकर के कंपाउंड NaCl बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारा कौन सा बॉन्ड तैयार हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। मैं वही कह रहा हूं जो हमने पहले कहा कि ये बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच होती है। और कैसे होती है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करवाया जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगी, और ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्ट्रॉन्ग बनने का रीजन ही क्या है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। मींस जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने की वजह से ही हमारा जो आयनिक कंपाउंड है बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है। मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, उसको गेन कर लिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुई, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड तैयार हुआ। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो लूज करने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने खुद को कटायन बना लिया। सोडियम ने जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, लूज करते ही सोडियम ने खुद को कटायन बना लिया। क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेते ही क्लोरीन खुद क्या हो गया, अनायन हो गया। दैट मीन्स यहां पर कटायन और अनायन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। मेटल नॉन मेटल के बीच में तो बॉन्डिंग हो ही रही है, पर वो किस फॉर्म में हो रही है, कटायन एंड अनायन। दैट मीन्स यहां पर कटायन और अनायन के मिलने से ही बॉन्ड तैयार हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से ही बॉन्ड तैयार हो रहा है। आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी समझा था, जहां पर क्या समझा था, ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का बढ़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का घटना रिडक्शन। आज आपको एक न्यू डेफिनेशन देते हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज होने का मतलब ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन के गेन होने का मतलब रिडक्शन। यहां पर भी क्या हो रहा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है,
और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन यूज कर रहा है, दैट मींस यहां पर रिडक्शन हो रही है। तो एक ही जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही जगह पर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्डिंग के अंदर हमें रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स मिलेंगे। मींस आयनिक बॉन्डिंग किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। किसी भी आयनिक बॉन्डिंग को दिखा दीजिए तो वो किसका एग्जांपल होगी? रिडॉक्स रिएक्शन का। बच्चे आज मेरी एक बात ध्यान रखना, आप लोग जब तक खुद को चैलेंज के साथ में लेकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी स्टडी पे फोकस कभी नहीं कर सकते। जब तक आप ये सोचेंगे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हमने अंडरटेकर को ले लिया। अंडरटेकर बेसिकली हमारा बॉक्सिंग चैंपियन है। अगर अंडरटेकर खुश है और अब उसने क्या करा, वो खुशी रिंग के अंदर उतर गया और रिंग के अंदर उतरने के लिए अब उसने लड़ना शुरू कर दिया, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो उस मैच को जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर खुश है और खुशी के साथ में तो वो रेसलिंग कर ही नहीं सकता, बॉक्सिंग कर ही नहीं सकता। अब मेरा क्या कहने का मीन्स यहां पर है, अगर उस समय पर उस बॉक्सर के अंदर गुस्सा होगा, एक जुनून होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे एक ओपनली चैलेंज को कंप्लीट करना है, तो वो अपनी इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखा देगा और जीत जाएगा। सेम ऐसे ही स्टडी है, जब तक आप खुशी खुशी इसको लेकर चलेंगे तब कभी भी आप इसको सक्सेसिवली मूव नहीं लेकर चल सकते। आपको अपनी स्टडी को चैलेंज की वे में लेना होगा, आपको उसको चैलेंज मानकर चलना होगा, तभी आप उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओगे। सेम ऐसे ही जितना भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब तक आप इसको सीरियस वे में लेकर नहीं चलोगे, जब तक चैलेंज मानकर नहीं चलोगे, एक क्रांतिकारी की तरह नहीं चलोगे, तब तक आप अपनी स्टडी को फोकसफुली या फिर सक्सेसफुली लेकर चल ही नहीं सकते। तो अब ये हमारा आयनिक बॉन्डिंग था। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, मतलब जितना अब तक हमने समझा इसका एक ओवरव्यू कि आयनिक बॉन्डिंग हकीकत में अब तक क्या थी, हमने क्या क्या इसके बारे में समझा। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, बेसिकली आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इधर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। जैसे अभी बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को ही क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इस वजह से इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस कंपाउंड को तोड़ना भी मुश्किल होगा, उसको पिघलाना भी मुश्किल होगा। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। देन ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हमेशा मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इस बात को समझिए। मोल्टन स्टेट का मीन्स क्या है? पिघली हुई अवस्था। एक्वस स्टेट का मतलब क्या है? घुली हुई अवस्था। जब तक आप इन कंपाउंड्स को जो आयनिक बॉन्डिंग से बने हैं इन्हें पिघलाएं या फिर घोलेंगे नहीं, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल NaCl पढ़ा भी अभी आपने। NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है, NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर आयंस ही नहीं है। जब तक आयंस नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आयंस। अगर आयंस ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। दैट मींस अगर आयंस जनरेट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और आयंस कब जनरेट होते हैं? या तो हमारा सॉलिड पिघली अवस्था में चले जाए, मोल्टन अवस्था में, या फिर वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। वाटर के अंदर होता क्या है? देखिए, वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या कहा जाता है? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो वाटर है ना, वो हर चार्ज वाले कंपाउंड के बीच की फोर्स को कम करवा देता है। NaCl है, इनको दूर करवा देगा। MgCl2 है, उनको दूर करवा देगा। ZnCl2 है, इनको दूर करवा देगा। कॉपर सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट को दूर करवा देगा। दैट मीन्स बेसिकली पानी के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो हर एक के बीच की फोर्स को
कम करवा देता है, लूज करवा देता है। फोर्स जैसी कम होगी वो दूर दूर हो जाएंगे और किस में टूट जाएंगे, आयंस में। इसी वजह से जब भी हम किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो वो अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहां वाटर ने डाइलेक्ट्रिक नेचर को शो करा है, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड था वो आयंस के अंदर टूट गया है। अब यहां से समझ में आता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो कभी भी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, या तो उन्हें मोल्टन स्टेट में होना होगा या फिर उन्हें एक्वस स्टेट में होना होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। और यहां पर बार बार हम चार्जेस की बात कर रहे हैं कि ये फोर्स जो है चार्ज के बीच में लग रही है। इसी वजह से जिस कंपाउंड के अंदर चार्जेस की वजह से कंपाउंड बना होता है उन्हें केमिस्ट्री के अंदर पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। मींस यहां पर चार्जेस को पोल्स बोला गया है कि पोल्स के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही है, पोल्स की वजह से जब बॉन्डिंग हो रही है, उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड तैयार हुआ है उसे पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे देखिए ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, ये दोनों नजदीक आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठा हो गए सारे, नेगेटिव नेगेटिव सारे इस तरफ इकट्ठा हो गए। इकट्ठे होने की वजह से यहां पर एक फोर्स तैयार हुई, एक अट्रैक्शन आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार हुई, एक कंपाउंड तैयार हो गया जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में साथ में है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में साथ में बॉन्ड बना चुके हैं। ये जो पोल्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पोल्स की वजह से बॉन्ड तैयार हुआ। इसी वजह से आयनिक बॉन्डिंग को पोलर सॉल्वेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड तैयार हुआ है कंपाउंड के अंदर, यहां पर जो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड तैयार हुआ है वो चार्जेस की वजह से हुआ है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स को पोलर सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग की तरफ जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आइए अब शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या समझा था, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको, दूसरा एटम उसको शेयर करके दूसरा एटम उसको गेन कर रहा है। पर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, जो बॉन्डिंग है वो म्यूचुअल शेयरिंग से होती है, वो म्यूचुअल शेयरिंग से होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मीन्स क्या है, मान लीजिए आप हो और मैं हूं, मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको भी 8 चाहिए, आपको भी ऑक्टेट पूरा करना है, मुझे भी 8 चाहिए, मुझे भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। आप भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दूंगा, तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में हो गए। अब जब भी काउंटिंग की बात आएगी तो काउंटिंग में मैं आपके वाला भी काउंट करूंगा। तो ऑलरेडी मेरे पास 7 थे, जब आपके वाला बीच में आ गया तो मेरे पास कितने हो गए, 8, मेरा काम हो गया। सेम ऐसे ही जब आप काउंटिंग करोगे तब आप भी काउंट कर लोगे। तो ये जो शेयरिंग हुई, इस शेयरिंग की वजह से बॉन्ड तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड तैयार होता है, उसी बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मींस जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, दोनों एटम के बीच में, दोनों एटम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। एग्जांपल से समझिए, आप सभी के पास में हाइड्रोजन है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब 1 एटॉमिक नंबर की वजह से उसको एक इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए ना, और आप सब जानते हैं नेचर के अंदर हाइड्रोजन H2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। कौन सी फॉर्म के अंदर, H2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। दैट मींस 2 हाइड्रोजन है एक साथ। अब ये 2 हाइड्रोजन ही क्यों है, अब देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहली जो शेल है K शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पर होने कितने चाहिए, 2। क्यों, डुप्लेट पूरा करना है, स्टेबल होना है ना, तभी तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, वरना बॉन्डिंग करेगी क्यों, तो डुप्लेट पूरा करना है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बड़े ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी हाइड्रोजन नजदीक आएगी, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा दिया। शेयर करवा दिया, शेयर करवाने की वजह से क्या हुआ, एक बॉन्ड तैयार हुआ। अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल को देखिए, ये सर्कल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मीन्स क्या, इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2, यही तो हम चाह रहे थे।
दो ही तो इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे ना, ड्यूप्लेट पूरा करना था। दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने का मीन्स क्या है, ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब इसकी बारी, इसका सर्कल देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मीन्स इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड तैयार हुआ, जिसकी वजह से कंपाउंड तैयार हुआ कोवेलेंट। मींस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड तैयार होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उस बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड तैयार हो रहा है, मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, उसे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, जैसे मैंने आपके और मेरे बीच करवाया। अब डबल पे आते हैं। ऑक्सीजन, आप सबको पता है ऑक्सीजन जब भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका मीन्स होता है O2। क्यों O2 ही क्यों, O3 क्यों नहीं, O4 क्यों नहीं, O2 ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की जरूरत है। यहां पे ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 ऑक्सीजन नजदीक आई हाइड्रोजन की तरह, 6 इलेक्ट्रॉन दिख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमें 8 पूरे करवाने हैं। तो इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन नजदीक भेज दिए। इधर वाले के 2 ये रहे, उधर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन उधर है। तो अब सर्कल देखिए, सर्कल लगाया गया। सर्कल लगाने की वजह से अब क्या पता लग रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयर करे है ना, तो काउंट करो, 4 ये रहे और 4 ये रहे। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, बिल्कुल पूरे। अब आई बारी इसकी अब आई बारी नेक्स्ट ऑक्सीजन की। नेक्स्ट ऑक्सीजन को देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 ही इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और शेयरिंग कैसे हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, मींस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। यहां कितने हुए, 1। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। आयनिक और कोवेलेंट में फर्क ही क्या है, कोवेलेंट में पूरा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कि ले भैया ये तेरा ही है, पर यहां पर पूरी तरह से दिया नहीं जा रहा, शेयर करा जा रहा है कि तुम यूज कर लो, तुम अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन घुमवा लो, पर ये रहेगा मेरा भी, मतलब ये मेरी शेल में भी घूम कर आएगा। मींस जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो एक शेल से घूम करके दूसरे की शेल में भी रोटेट होकर आ रहा है, तभी बॉन्ड तैयार हो रहा है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी शेल में भी घूम रहे हैं और इसकी शेल में भी रोटेट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है इसकी वजह से बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, कोवेलेंट। सेम अगर नाइट्रोजन का एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन के अंदर 7 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2, दूसरे में 5, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो 3 इलेक्ट्रॉन नजदीक भेजे, 3 इलेक्ट्रॉन नजदीक भेजे तो ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, यहां सिंगल हुई, यहां डबल हुई, यहां ट्रिपल। दैट मींस शेयरिंग के थ्रू जो हमारी बॉन्डिंग प्रिपेयर हो रही है उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्स है। कौन सी, वीक वंडरवॉल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने की वजह से ये कंपाउंड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ये कंपाउंड गैस की फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इनके बीच की फोर्स ही वीक है। जहां पर आयनिक बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्स है। इस वजह से ये कंपाउंड्स बेसिकली लिक्विड गैस या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करी जाए तो इनके पास आयंस नहीं होते। जैसे आयनिक बॉन्ड के अंदर आयंस थे तो इनके पास कोई आयंस नहीं है। वहां गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वहां स्टैटिक फोर्स थी, यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्स है। वो सभी सॉलिड फॉर्म में निकलते थे, ये गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली वो वाटर में सोल्यूबल थे, हमारे कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते। वहां हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट नेचर है कोवेलेंट कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड से।
ये थे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। अगर थर्ड बॉन्डिंग की बात करी जाए जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कह रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर बेसिकली हमारा एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर हमारा एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लाइक एस O3 ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, पर एक ऑक्सीजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, जिसे एरो से डिनोट करा जाएगा। बेसिकली 11th का टॉपिक है और 10th में सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हल्का सा दिया गया, तो नॉलेज के बिहेव से बस आप इतना समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर आप लोग एक एटम की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाते हैं। मींस यूज दोनों के लिए हो रहा है पर शेयर एक नहीं करा है। यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, जैसे सिंगल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, डबल में दो दो और ट्रिपल में तीन तीन। तो क्या हो रहा था, डबल डबल थे पर यहां पर सिंगल होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। आई होप आपको ये बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप चैलेंज लेकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पढ़ाई ईजियर नहीं लगेगी। आपको अपने आप को चैलेंज मोड में, रिलैक्स मोड से उठा करके चैलेंज मोड में डालना होगा, तभी आप अपनी स्टडी को फोर्सफुली और फास्टली लेकर चल सकेंगे। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना लर्निंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिसन, अपनी वीडियोस को सुनिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा रीड करेंगे, उतना ज़्यादा आपको टॉपिक क्लियर होगा। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कमी आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और अपनी कमियों को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू क्लास।